राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चली हुई उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपना कॉपी पेन तैयार रखिए और जो भी नई चीज आती है उसको नोट करते चलिए। अब धीरे 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 आप एक्टिव हो जाइए बच्चों। कई दिन हो गए आपको जो है थोड़े से आप पैसिव हो रखे हो, थोड़े से सुस्त हो, लेकिन अब एग्जाम्स जो हैं वो कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। धीरे धीरे जो है आगे स्कूल कॉलेज जो भी धीरे धीरे खुलने की संभावनाएं हैं, तो अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, क्योंकि एचएससी आपको पता है बच्चों ज्यादा टाइम नहीं देती। ठीक है, अचानक कोई डेट अनाउंस करती है तो या तो फिर आप कहोगे कि हमें टाइम नहीं मिला। अब टाइम है तो आप तैयारी करते रहिए और इतनी अपनी तैयारी जो इतनी मजबूत कीजिए कि हमारा सिलेक्शन जो श्योर हो। ठीक है, तो बच्चों करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, बच्चों फसल बीमा जांच में तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, फसल बीमा जांच में अब बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के प्रतिनिधि के अलावा और किसे शामिल किया जाएगा। तो बच्चों दरअसल क्या है कि आपने पढ़ा मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो योजना है, उसके तहत जो किसान है अपना फसल का रजिस्ट्रेशन उसका पंजीकरण करवाते हैं। ठीक है, और उसके तहत जो है क्या होता है, फसलों का बीमा होता है। और फिर कोई आपदा आ जाए, कोई जो ओलावृष्टि है, वर्षा है, बाढ़ है, उनके कारण फसलें खराब हो जाएं तो उनको मुआवजा दिया जाता है, उनको जो है बीमा उस चीज का मिलता है। लेकिन अब तक इसकी जो जांच है वो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के जो प्रतिनिधि हैं वही करते थे। लेकिन अब इसमें किसे और शामिल किया जाएगा कि सरपंच को करेंगे, मेंबर को, नंबरदार को, या इन सभी को। ठीक है बच्चों, तो अब जो है वो 3 लेयर जांच होगी। 3 लेयर जांच होगी, तो इसमें जो नंबरदार का सहयोग लिया जाएगा। किसका सहयोग लिया जाएगा बच्चों? नंबरदार का जो सहयोग लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों, जो नंबरदार है ये एक पैतृक पद होता है, समाज सेवा का पद है, एक पैतृक पद है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो लंबे समय से चलता रहा है। ठीक है, सरकार कोई भी हो बच्चों, ये उसी सरकार के प्रति उत्तरदायित्व, इनका उत्तरदायित्व होता है। तो नंबरदारों को जो है वो 3000 रुपए मासिक पेंशन जो दी जाती है सरकार द्वारा। 3000 रुपए जो है वो मासिक जो वेतन लगाओ वो इनको दिया जाता है, 3000 रुपए। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत, आयुष्मान योजना जो है उसके तहत 5 लाख रुपए इलाज के लिए जाते हैं नंबरदारों, और उनके परिवार के इलाज के लिए जो है 5 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना के तहत जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों सरपंच की, तो सरपंच का जो पे है वो 3000 रुपए प्रति माह निश्चित है, और मेंबर जो है इनका 1000 रुपए जो है प्रति माह जो वेतन है वो इनको दिया जाता है। हालांकि बच्चों ये समाज सेवा के पद होते हैं, लेकिन हमारी जो भाजपा सरकार जब पिछली बार आई थी तो उन्होंने जो है इनका कुछ मासिक जो मानदेय है वो तय किया था। तो नंबरदार को 3000 रुपए मासिक दिए जाते हैं। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत नंबरदारों और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए, और सरपंच को जो मासिक जो मानदेय 3000 रुपए, मेंबर को जो 1000 रुपए मानदेय मिलता है। तो अब फसल बीमा जांच में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के प्रतिनिधि के अलावा और किसे शामिल किया गया है? तो बच्चों नंबरदारों को शामिल किया गया है। अब तक फसल खराब होने पर कृषि विभाग के अधिकारी जांच करते हैं, लेकिन कृषि विभाग ने सोमवार को निर्णय लिया कि नंबरदारों का भी सहयोग लिया जाए। इसका प्रदेश के 16.17 लाख किसानों को लाभ मिलेगा बच्चों, से अधिक किसान परिवारों को लाभ होगा। खरीफ 2020 में बच्चों, खरीफ जिसको हम सामणी भी कहते हैं, क्या कहा जाता है बच्चों? सामणी। हमारी हरियाणवी में
सामनी फसल बोलते हैं। 2020 में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत प्रदेश के किसानों ने करीब 80 लाख एकड़ जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो खरीफ की जो फसल है 2020 की जो खरीफ फसलें हैं बच्चों, जिसमें धान को छोड़कर जैसे कपास है, कपास कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है बच्चों। ठीक है, वैसे धान भी किसकी होती है? खरीफ की फसल। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था बच्चों, हरियाणा में सबसे ज्यादा होने वाली फसल कौन सी है? तो बच्चों गेहूं है। लेकिन एक बार यह आया था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा होने वाली खरीफ की फसल कौन सी है? तो सबसे ज्यादा होने वाली फसल गेहूं है, लेकिन सबसे ज्यादा होने वाली खरीफ की फसल वो धान है बच्चों। ठीक है, तो इसको जो हमारी भाषा में जो है सामनी भी कहते हैं खरीफ की फसल को, और रबी की फसल को जो है वो साडी की फसल भी कहते हैं, आषाढ़ी या साडी की फसल। ठीक है, तो कितना जो है 80 लाख एकड़ जो है खरीफ 2020 के अंतर्गत 80 लाख एकड़ जो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाया गया है। फसलों में नुकसान को जांचने के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, कृषि विभाग के प्रतिनिधि और साथ में गांव का नंबरदार भी शामिल होगा। मतलब 3 लेयर जांच जो होगी इसके अंतर्गत की जाएगी। क्योंकि बच्चों ऐसा आरोप लगते आए हैं हमेशा कि जितना पंजीकरण हुआ है उतना मुआवजा दिया नहीं जाता, तो इसलिए अब साथ में जो है किसको शामिल किया गया है बच्चों? नंबरदारों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकार ने लॉकडाउन के दौरान हुए चालान के लिए कितनी राशि या जुर्माना तय किया है? बच्चों आप जानते हो हमारे हरियाणा में 23 मार्च को आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया था और 24 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन हमारे हरियाणा में हुआ था कोरोना के लिए, और 25 मार्च को पूरे भारत में जो है लॉकडाउन हुआ था बच्चों। तो उस लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने जो है बहुत ज्यादा चालान जो किए थे, 50 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक के जो चालान हुए थे बच्चों। और यह शिकायत फिर जो है वो सरकार के पास पहुंची, तो उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया और एक निश्चित राशि जो है वो डिसाइड की। तो वो निश्चित राशि क्या डिसाइड की बच्चों? 500 रुपए डिसाइड किए 2 व्हीलर के लिए, जिसका चालान हुआ है लॉकडाउन के दौरान। तो 2 व्हीलर का अगर चालान हुआ तो उसको 500 रुपए ही भरने हैं बच्चों। 500 रुपए 2 व्हीलर के लिए, जैसे मोटरसाइकिल है या स्कूटर है इनके लिए। और जो 1000 रुपए चालान हुए, 1000 रुपए का चालान किसके लिए हुआ बच्चों? 1000 रुपए जो चालान के हुए वो हुए आपके 4 व्हीलर के लिए, जैसे कोई कार आदि है उनके लिए 1000 रुपए। और 2000 रुपए का चालान जो है वो जो कॉमर्शियल व्हीकल है, व्यवसायिक वाहन, जो उनके लिए कितने का चालान? 2000 रुपए का चालान निश्चित किया गया। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा? ये सभी। ठीक है, हाल ही में सरकार ने लॉकडाउन के दौरान हुए चालान के लिए कितनी राशि या जुर्माना तय किया है? तो बच्चों 500 रुपए भी तय किए हैं। 500 रुपए 2 पहिया वाहनों के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए 4 पहिया वाहनों के लिए 1000 रुपए, 2000 रुपए जो व्यावसायिक जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनके लिए 2000 रुपए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सारे के सारे। बच्चों चालान का भुगतान पुलिस की बजाय कहां किया जाएगा? परिवहन प्राधिकरण कार्यालय में होगा। ठीक है, चालान का भुगतान जो है परिवहन प्राधिकरण कार्यालय में होगा। तो बच्चों कमेंट करके बताइए कि हमारे जो परिवहन मंत्री कौन हैं, वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन हैं? यह कमेंट करके आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है बच्चों। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को 50 रुपए से 70,000 रुपए तक के चालान काटे गए थे। लेकिन बच्चों अब कितना उसका चालान का भुगतान करना है? 500 रुपए अगर 2 व्हीलर है तो 1000, अगर 4 व्हीलर है तो, अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसके लिए 2000 जो है वो चालान भुगतान किया जाएगा। और कहां किया जाएगा? पुलिस की बजाय कहां? परिवहन प्राधिकरण कार्यालय में। तो हमारे जो परिवहन मंत्री हैं बच्चों वर्तमान में वो कौन है? वो हैं श्री मूलचंद शर्मा। श्री मूलचंद शर्मा। ठीक है, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों? बल्लभगढ़ से। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ कहां बच्चों? फरीदाबाद में। यह क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे हरियाणा की सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है।
हमारे हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है? बल्लभगढ़। ठीक है। और बच्चों बल्लभगढ़ जो है वो कल हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो, हमारे एक प्रसिद्ध क्रिकेटर मोहित शर्मा, उनके बारे में हमने कल पढ़ा था, जो आईपीएल में भी खेले हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। उनका मूल जो स्थान है, जन्म स्थान, वो बल्लभगढ़ ही है। वो मूलतः कहां से बच्चों? उनका जो जन्म स्थान है वो बल्लभगढ़ ही है, फरीदाबाद में। ठीक है। कल हमने उनके बारे में पढ़ा था कि बहादुरगढ़ से संबंध रखते हैं, बहादुरगढ़ से भी उनका संबंध था बच्चों। जो दिल्ली के लिए खेलते थे तो उस टाइम जो है स्थायी रूप से वो कहां रहते थे? बहादुरगढ़ में। लेकिन उनका जो जन्म स्थान है, यह जरूर ध्यान रखना, उनका जन्म स्थान कौन सा है? बल्लभगढ़ है। ठीक है, बल्लभगढ़ है बच्चों। तो मूलचंद शर्मा जो उनके पास और कौन से डिपार्टमेंट है? परिवहन, परिवहन के अलावा बच्चों और कौन सा डिपार्टमेंट है इनके पास? इसके अलावा खनन व भूविज्ञान, खनन व भूविज्ञान जो है वो किन के पास है? तो वो भी बच्चों श्री मूलचंद शर्मा के पास है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण। ठीक है। इसके अलावा बच्चों निर्वाचन, तो ये किन के पास है? ये मूलचंद, श्री मूलचंद शर्मा के पास जो है ये डिपार्टमेंट है बच्चों। ठीक है। तो बल्लभगढ़ जो है वो सबसे छोटी जो है विधानसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन है बच्चों? क्षेत्रफल के हिसाब से। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जो हरियाणा में वो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो बच्चों वो है लोहारू, जहां से हमारे कृषि मंत्री आते हैं। कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल जो हैं वो कहां से आते हैं? लोहारू से आते हैं। ये भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बच्चों लोहारू। ठीक है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी इन्हीं के पास है, मत्स्य विभाग भी जो है वो इन्हीं के पास है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ कितने लाभार्थियों को मिल रहा है? बच्चों आप जानते हो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, या इसको आप कह सकते हो वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, या हम ये कह सकते हैं पूर्व उप प्रधानमंत्री, जननायक, गरीबों के मसीहा, ताऊ किंग मेकर, शेरे हरियाणा, ठीक है, चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए से शुरू किया था। कितने से शुरू किया था? 100 रुपए से, ताकि वृद्धजन जो उनका थोड़ा सम्मान बढ़े। ठीक है। उन्हें हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने बच्चों के आगे जब वो असहाय हो जाते हैं, उनके आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको वृद्धावस्था सम्मान भत्ता या वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है उसके तहत जो है सम्मान राशि दी जाती है। तो वो सम्मान राशि वर्तमान में कितनी है बच्चों? कमेंट करके बताओ वर्तमान में कितनी है। वैसे तो आपके सामने लिखा हुआ है 2250 रुपए, वर्तमान में कितनी है? 2250 रुपए। ठीक है। तो कितने लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है बच्चों? तो ये मिल रहा है 17.46 लाख, यानी कि 17,46,000 लोगों को। तो प्रति माह कितनी पेंशन दी जाती है बच्चों? 2250 रुपए। और इसमें जो है हर साल 250 रुपए की बीजेपी सरकार, बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन सरकार है, हर वर्ष 250 रुपए की क्या करेगी? बढ़ोतरी। इसके अलावा बच्चों जो विधवा सम्मान भत्ता है, विधवा सम्मान भत्ता या विधवा पेंशन योजना जो है उसके अंतर्गत भी प्रत्येक मास 2250 रुपए की जो है वो राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? 2250 रुपए की। ठीक है। और बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना या विधवा सम्मान योजना जो है वो किस विभाग के अंतर्गत आते हैं, किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? ठीक है। तो वो आते हैं बच्चों सामाजिक न्याय एवं प्राधिकरण, सामाजिक न्याय एवं प्राधिकरण, या आप ये कह सकते हो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता इसके अंतर्गत। और हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? श्री ओम प्रकाश यादव। श्री ओम प्रकाश यादव किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों? कमेंट करके बताना है। और दूसरा ये भी बताना और कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है।
श्री ओम प्रकाश यादव जो है वो हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं या सामाजिक न्याय एवं प्राधिकरण मंत्री हैं। श्री ओम प्रकाश यादव किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं यह आपको बताना है। दूसरा, और कौन सा मंत्रालय जो और कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है। इन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के मान सम्मान के लिए अब तक 17.46 लाख लाभार्थियों को 2250 रुपए मासिक जो है वो सम्मान भत्ता दिया जा रहा है। तो बच्चों ये आते हैं नारनौल विधानसभा क्षेत्र से। कहां से? नारनौल विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, नारनौल आप जानते हो बच्चों, बार बार पढ़ चुके हैं कि महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय जो है वो कहां है? नारनौल में है। इसके अलावा बच्चों मैंने पूछा था और कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है, तो इसके अलावा इनके पास है सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय जो है वो भी किसके पास है? श्री ओम प्रकाश यादव के पास है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न स्कूल जो है, अल्ट्रा मॉडर्न स्कूल जो है वो हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा? तो बच्चों देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि हम लगे थे अगस्त महीने से, शायद 23 अगस्त से हमने पहली क्लास स्टार्ट की थी। तो उस टाइम मैंने आपको यह कहा था बच्चों कि अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहां से आगे कंटिन्यू चलेंगे, और पीछे की जो करंट अफेयर है अगस्त तक की, जनवरी 2020 से अगस्त तक की, वो साथ में बारी बारी से मैं कवर करता चलूंगा। तो साथ में हम जो है पिछले क्वेश्चन भी हम लेंगे। अब अगस्त तो पूरा हो गया है, अब हम सितंबर में चले हुए, सितंबर की साथ साथ में चल रही है, तो पीछे जो है हम पिछले क्वेश्चन पे भी अब फोकस करेंगे। इसमें ज्यादातर फोकस रहेगा जुलाई पे। कोशिश ये रहेगी कि महीने दर महीने जो है पिछला भी साथ में कवर हो जाए। जनवरी 2020 से लेके और कंटिन्यू लगातार चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न स्कूल जो बनाया जाएगा? तो बच्चों आपके ऑप्शन है करनाल, पानीपत, पंचकुला और अंबाला। ठीक है, अंबाला आप जानते हो बच्चों 1 नवंबर 1966 को 6 जिलों का गठन हुआ, उनमें अंबाला एक था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अंबाला को के लिए आप जानते हो कि इसको विज्ञान नगरी, साइंस सिटी कहते हैं, मिक्सी नगरी इसको कहते हैं बच्चों, उपकरणों का शहर, अप्रेंटिस सिटी जो है, अप्रेंटिस सिटी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों ये जो है गलीचा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसको दरी कहते हैं, गलीचा उद्योग जो है इसको दरी कहते हैं, उसके लिए भी प्रसिद्ध है अंबाला। पंचकुला 15 अगस्त 1995 को हरियाणा का 17वां जिला बना था पंचकुला, जिसको चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर कहते हैं, या राजधानी का सैटेलाइट शहर कह सकते हो आप, या चंडीगढ़ का जो सोलर सिटी है वो कहलाता है चंडीगढ़ की सोलर सिटी। ठीक है बच्चों, पंचकुला को। और पंचकुला जो है HMT के लिए भी प्रसिद्ध है बच्चों। HMT का क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स लिमिटेड। ठीक है बच्चों, ये कहां है? ये पिंजौर में बच्चों, जहां जो है ट्रैक्टर के कल पुर्जे जो बनाए जाते थे, वर्तमान में ये बंद है बच्चों, हाल फिलहाल जो है बंद है। पानीपत बच्चों आप जानते हो 3 इसकी डेट है, 1 नवंबर 1989 को इसको गठन हुआ। पहले करनाल में से असंध और पानीपत तहसील को अलग करके बनाया। फिर जो है 24 जुलाई 1991 को दोबारा जो है करनाल में मिला दिया गया, और फिर 1 जनवरी 1992 को जो इसका दोबारा गठन हुआ, पुनर्गठन। ठीक है, तो पानीपत बच्चों हमारे देश का पहला कृत्रिम रबड़ सेंटर जो है वो कहां है? कृत्रिम रबड़ सेंटर जो है प्लांट वो कहां लगा? वो पानीपत में ही लगा बच्चों। आप जानते हो पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ जो इसका प्राचीन नाम है, पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ। इसके अलावा
ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर है बच्चों, हैंडलूमों का शहर है, वीवर सिटी बुनकरों का शहर यह कहलाता है। और हमारे देश का पहला कृत्रिम रबड़ सेंटर जो भी कहां है बच्चों, पानीपत में है। करनाल 1 नवंबर 1966 को जो हमारे 7 जिले बने थे उनमें करनाल भी बच्चों एक है, करनाल भी जो उनमें एक है। कर्ण सिटी या प्राचीन नाम था कर्णाल्य, कर्णाल्य कर्ण का घर, ठीक है। यहीं पे कर्ण झील है प्रसिद्ध, जिसके किनारे ही कर्ण ने जो है इंद्र को अपने कवच और कुंडल जो है वो दान किए थे बच्चों, ठीक है। हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का धान का कटोरा, लिबर्टी शू का जन्मदाता करनाल है बच्चों। तो किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न स्कूल बनाया जाएगा, तो बनेगा पानीपत में। कहां बनाया जाएगा, पानीपत में बच्चों। यह स्कूल पानीपत जिले में अब तक सबसे ज्यादा सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, सबसे ज्यादा फैसिलिटी होंगी स्कूल में। इसे एक आदर्श स्कूल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। विशेष रूप से विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई कराई जाएगी। छात्राओं के लिए अलग से काउंसलिंग रूम भी तैयार किया जाएगा और इस पे लगभग जो है 1.20 करोड़ रुपए की 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आएगा, ठीक है बच्चों। तो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट की ओर से जारी की गई रैंकिंग में रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, जिसको हम कह सकते हैं PGIDS, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, इसको शीर्ष देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में कौन सा स्थान हासिल हुआ है, ठीक है बच्चों। तो PGIDS जो है ये कहां है, रोहतक में। किससे एफिलेटेड है, जो PGI रोहतक है उससे एफिलेटेड है बच्चों। PGI रोहतक का नाम आप जानते हो कि हमारे जो पहले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे BD शर्मा, भगवत दयाल श्री BD शर्मा, श्री भगवत दयाल शर्मा जो है उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये हमारे जो है पहले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा तो किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे, बेरी से, ठीक है बच्चों, बेरी झज्जर से आते थे बच्चों। उसके बाद ये 2 राज्यों के राज्यपाल रहे, ओडिशा और मध्य प्रदेश के। तो इसके अंतर्गत ये कॉलेज आता है बच्चों। तो देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में इसको कौन सा स्थान मिला है, तो इसको मिला 3रा स्थान। और अभी पीछे वीडियो में हमने जिक्र किया था कि एक सरकार ने जो है ऑनलाइन मरीजों के लिए ऑनलाइन परामर्श के लिए एक ऐप शुरू किया है, ई-संजीवनी ऐप। आपको ध्यान है, ई-संजीवनी ऐप। तो वो किस मरीजों पे जो है सबसे पहले लागू किया जाएगा, तो वो हमने पढ़ा था डेंटल मरीजों पे। तो वो यहीं पे शुरू होगा बच्चों, PGIDS रोहतक में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ डेंटल साइंस। इसी से वो शुरुआत की जाएगी। किस मरीजों के लिए, डेंटल, जो दांतों से संबंधित रोगी हैं उनको डॉक्टर जो ऑनलाइन ही परामर्श देंगे। तो बच्चों इसमें PGIDS को कौन सा स्थान मिला है, 3रा। और दिल्ली का मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को पहला स्थान मिला है। इसके अलावा लखनऊ के फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी को 2रा स्थान जो है वो मिला है बच्चों। PGIDS को रैंकिंग में मानकों के हिसाब से 2000 में से 1741 अंक जो है वो प्राप्त हुए और इसे कौन सा स्थान मिला, 3रा स्थान। अगला देखिए, हाल ही में किस विभाग ने सटे होम योजना तैयार की है। बच्चों कहता है किस विभाग ने, आपको कमेंट करके बताना है किस विभाग ने सटे होम योजना तैयार की है। पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग या रोजगार विभाग, किस विभाग ने। तो बच्चों यह की है पर्यटन विभाग ने। किसने की है, पर्यटन विभाग ने, ठीक है। तो आप जानते बच्चों कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताते रहना। पर्यटन विभाग की जो है स्थापना कब हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, इसका लोगो क्या है, पर्यटन विभाग का लोगो जो है वो क्या है बच्चों। तीसरी बात, इसका मोटो क्या है, इसका मोटो क्या है बच्चों, ठीक है। अगली बात, पर्यटन विभाग जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है।
ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। इसके अलावा बच्चों हमारे हरियाणा में सर्वाधिक पर्यटक जो हैं, सर्वाधिक पर्यटक किस जिले में आते हैं और सबसे कम जो पर्यटक हैं वो किस जिले में आते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हाल ही में किस विभाग ने, आप कमेंट करके बताते रहिए, हाल ही में किस विभाग ने सटे होम योजना तैयार की है। तो बच्चों ये तैयार की पर्यटन विभाग ने। तो बच्चों आप जानते हो पर्यटन विभाग जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं वो कौन है, वो है श्री कंवरपाल गुर्जर जी। श्री कंवरपाल गुर्जर जी किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जगाधरी से आते हैं। कहां से, जगाधरी से। इसके अलावा यही हमारे शिक्षा मंत्री हैं। वन विभाग भी इन्हीं के पास है। कला एवं सांस्कृतिक मामले जो हैं वो भी इन्हीं के पास हैं बच्चों। ठीक है, रोजगार विभाग की बात करें बच्चों तो ये पूरा नाम है श्रम एवं रोजगार विभाग। श्रम एवं रोजगार विभाग तो ये हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला के पास है। श्री दुष्यंत चौटाला के पास है बच्चों ये। ठीक है, तो पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, कला एवं सांस्कृतिक मामले जो विभाग है, ठीक है, वो किसके पास है, श्री कंवरपाल गुर्जर, जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो बच्चों पढ़ रहे थे पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, तो ये 1 सितंबर 1970 को हुई थी। इसका लोगो क्या है, लोगो तब बच्चों चिन्ह, लोगो इसका चिन्ह मोर है बच्चों पर्यटन विभाग का। इसका मोटो क्या है, मोटो की अगर हम बात करें तो मोटो आदर्श वाक्य को कहते हैं। आदर्श वाक्य मोटो कहलाता है। तो आदर्श वाक्य इसका कम हॉलीडे विद अस, कम हॉलीडे विद अस, भाई आइए और हमारे साथ छुट्टियां बिताइए। कम आइए हॉलीडे विद अस और हमारे साथ जो है छुट्टियां बिताइए, ये इसका मोटो है, आदर्श वाक्य है। लोगो जो पर्यटन विभाग का जो मोर है बच्चों, ठीक है, जैसे आप इसकी साइट खोलोगे पर्यटन विभाग की तो वहां आपको मोर का चिन्ह दिखाई देगा और ये जो है मोटो लिखा दिखाई देगा। तो अब इसके बाद ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को बनाया गया है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, उनकी पत्नी हेमा मालिनी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सर्वाधिक पर्यटक जो हैं बच्चों तो वो आते हैं कुरुक्षेत्र में। ये आप कह सकते हो महाभारत के कारण जो है यहां सर्वाधिक पर्यटक जो आते हैं, क्योंकि महाभारत से संबंधित बहुत से स्थल जो है यहाँ पे, बहुत पवित्र स्थल जो है यहाँ हैं। इसके अलावा आपको पता ही है बच्चों कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पिछली साल जो है कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी विकसित करने की घोषणा की थी। तो हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है बच्चों, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जवाब होगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, हालांकि पहले बच्चों रोहतक होती थी, कुरुक्षेत्र ऑप्शन में ना हो तो आप रोहतक पे जाइए, लेकिन अगर कुरुक्षेत्र रोहतक दोनों तो कुरुक्षेत्र पे जाइए। ठीक है, क्योंकि पिछले साल कुरुक्षेत्र को जो है हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने की थी। और सबसे कम पर्यटक कहां आते हैं, तो बच्चों सबसे कम आते हैं फतेहाबाद में, जो हमारी पिंक सिटी है। सबसे कम कहां आते हैं, फतेहाबाद में, पिंक सिटी में। इसके अलावा बच्चों हरियाणा जो है वो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य भारत का जिसके ज्यादातर जो पर्यटन स्थल हैं उनके नाम पक्षियों के नाम पर रखे हुए हैं। ज्यादातर पर्यटन स्थलों के जो नाम हैं वो पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, तो बच्चों पर्यटन विभाग ने कौन सी योजना तैयार की है, सटे होम योजना जो है वो तैयार की है कि हरियाणा सरकार ने देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू करवाने का फैसला किया है। इसके लिए हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पर्यटन विभाग ने सटे होम योजना जो तैयार की है। इस योजना में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन पर कम से कम 2 कमरों का सेट बनाकर पर्यटन विभाग के पास रजिस्टर्ड करवाएगा। इन कमरों को ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो इस योजना में शामिल हो वो अपनी जमीन पर कम से कम 2 कमरे बनाकर
और पर्यटन विभाग में क्या कराएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा। और ये जो कमरे हैं इनको ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। विशेष तौर पर जो लोग गांव में आकर ठहरेंगे उन्हें गांव में भ्रमण का अवसर भी मिलेगा। जो गांव में आकर ठहरेंगे, जो पर्यटक, उन्हें गांव में घूमने का अवसर भी मिलेगा। सरकार ने योजना बनाई कि गांव में जिन लोगों के पास अपनी जमीन है और वह उसे पर्यटन विभाग के मानदंडों के अनुसार विकसित करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा कम ब्याज दरों पर लोन भी मुहैया करवाया जाएगा, कर्ज भी दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में ओलंपिक 2028 के लिए फेंसिंग के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे? बच्चों, ओलंपिक 2028 के लिए भारत ने पूरी कमर कस रखी है कि भारत जो है ओलंपिक 2000, अभी तो देखो 24 में होगा, ठीक है, उसके बाद 28 में, तो 28 तक की योजना जो भारत ने बनाई है बच्चों कि हम इतनी अच्छी तैयारी करें, इतने अच्छे खिलाड़ी तैयार करें 2028 तक कि जो टॉप 10 देश हैं, मेडल जीतने वाले टॉप 10, उनमें भारत जो आ जाए। तो इसके लिए कहता है किस जिले में ओलंपिक 2028 के लिए फेंसिंग के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे? बच्चों, फेंसिंग तलवारबाजी, फेंसिंग तलवारबाजी। तो बच्चों हमारे हरियाणा में जो फेंसिंग के खिलाड़ी वो ओलंपिक 2028 के लिए तैयार किए जाएंगे बच्चों। तो यह जो तैयारी 2028 की चल रही है ओलंपिक की, इसमें 14 खेलों को शामिल किया गया है, 14 खेलों को शामिल किया गया है। और उन 14 खेलों के लिए 1000 जो है ऐसे सेंटर विकसित किए जाएंगे। जैसे फेंसिंग सेंटर जो है वो कहां बनाया जाएगा? हमारे हरियाणा में, क्योंकि हमारे हरियाणा के जो प्लेयर हैं, किसके? करनाल के, वो तलवारबाजी में काफी प्रसिद्ध है बच्चों। हर लेवल पर जो है उन्होंने मेडल जीते हैं फेंसिंग में, तलवारबाजी में। तो बच्चों हिसार आप जानते हो स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है, इस्पात नगरी है, ठीक है। स्टील किंग भी हिसार से हैं, श्री ओम प्रकाश जिंदल जो है स्टील किंग कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हिसार में है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में है, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हिसार में है, एशिया की सबसे बड़ा जो पशु फार्म है वो हिसार में बच्चों। सोनीपत, इसके अलावा बच्चों हिसार में, अगर मैं हिसार की बात करूं, हिसार में हमारे देश का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र साइज के नाम से जो है हिसार में बनाया गया। देश का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र जो है वो हिसार में है बच्चों। सोनीपत, सोनप्रस्थ जिसे कहते थे पुराने टाइम में, स्वर्णप्रस्थ या सोनप्रस्थ गोल्डन सिटी के नाम से जो प्रसिद्ध था बच्चों, जिसमें जो है पांडवों से रिलेटेड, महाभारत में जो कौरवों से पांडवों से रिलेटेड जो स्थान बताया जाता है कि जब महाभारत युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो 5 गांव दुर्योधन से मांगे थे पांडवों ने, उनमें से यह भी एक गांव था, ठीक है। तो बच्चों सोनीपत जो है इसको साइकिल सिटी कहते हैं, क्योंकि एटलस साइकिल जो है उसकी सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है वो कहां थी? सोनीपत में थी बच्चों। यहां जो साइकिल मंदिर भी, जो एटलस मंदिर जो है वो भी प्रसिद्ध है बच्चों यहां का। इसके अलावा इसमें जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो बनाई जा रही थी, उसके कारण जो इसको जो एजुकेशन हब भी कह देते हैं, एजुकेशन सिटी भी कह देते हैं। एजुकेशन सिटी वैसे बच्चों रोहतक है। क्या है? रोहतक। अगर ऑप्शन में रोहतक ना हो और सोनीपत दे रखा हो तब सोनीपत पे जाओगे, नहीं तो रोहतक को आप एजुकेशन सिटी करोगे, ठीक है। भिवानी बच्चों, भिवानी और सोनीपत दोनों जो है एक ही दिन दोनों का गठन हुआ था। भिवानी और सोनीपत का किस दिन हुआ था? कमेंट करके बताइए कि भिवानी और सोनीपत का गठन जो है वो कब हुआ था, ठीक है। पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बच्चों इनके बारे में। भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा जारी की 2028 ओलंपिक खेलों के लिए संभावित मेडल के लिए चयनित किए गए 14 खेलों की सूची में फेंसिंग भी शामिल है। 14 खेल इस सूची में शामिल किए गए हैं और उनमें फेंसिंग, तलवारबाजी भी शामिल है। खेल मंत्रालय द्वारा चयनित
14 खेलों के लिए देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना जो है वो की जाएगी। और उनमें से एक जो सेंटर है वो कहां होगा बच्चों? करनाल में। फेंसिंग का जो सेंटर है, फेंसिंग के खिलाड़ी जो है वो कर्ण स्टेडियम में। करनाल का कौन सा स्टेडियम बच्चों? कर्ण स्टेडियम। करनाल पिछले 20 वर्षों से हरियाणा में फेंसिंग का केंद्र रहा है। करनाल के फेंसर्स ने हर लेवल पर, हर सतर पर जो है वो मेडल जीते हैं बच्चों, चाहे वो राज्य स्तरीय चैंपियनशिप हो या फिर राष्ट्रीय, दक्षिण एशियाई हो, एशियाई और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। करनाल के फेंसर्स ने हर जगह अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी है। फेंसिंग एक कॉम्बैट खेल है जिसमें खिलाड़ी 3 अलग अलग तलवारों के साथ हुनर का प्रदर्शन करते हुए मेडल के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं। फेंसिंग में खिलाड़ी को जीतने के लिए अपने प्रतिद्वंदी को तलवार से छूकर पॉइंट लेना पड़ता है, जिसके लिए खिलाड़ी को अपनी गति व निपुणता को बनाए रखने के लिए वर्षों तक प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा था कि भिवानी और सोनीपत का गठन एक ही दिन हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1972 को। दोनों जिले जो हैं 22 दिसंबर 1972 को बनाए गए थे। ठीक है, तो बच्चों चलते अगले क्वेश्चन में। हरियाणा के किस जिले से हर सर हेलमेट योजना की शुरुआत की गई है? बच्चों हर सर हेलमेट मतलब प्रत्येक सिर पर हेलमेट होना जरूरी है। सुरक्षा के लिहाज से यह योजना शुरू की गई है, हर सर हेलमेट। तो यह योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि करनाल से योजना शुरू की है। कहां से शुरू की है? करनाल से योजना शुरू की है। जो लर्निंग लाइसेंस जब बना जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी का भी लर्निंग लाइसेंस बनता है तो उनके साथ उनको मुफ्त हेलमेट जो है वो वितरण किया जाएगा। मुफ्त हेलमेट जो है दिए जाएंगे, हेलमेट फ्री में। लोगों को जागरूक करने के लिए जो है योजना चलाई गई है और इसमें जो है 1,000 युवकों को जो है वो क्या दिए जाएंगे? फ्री हेलमेट। तो इसमें जो करनाल और पानीपत जिले की जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें ये हेलमेट जो है वो वितरण किए जाएंगे। हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल जी ने करनाल से हर सर हेलमेट योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पानीपत और करनाल के 9 विधानसभा क्षेत्रों बच्चों नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, गरोंडा और असंध, ये तो हैं करनाल के विधानसभा क्षेत्र। नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, गरोंडा और असंध कितने हैं बच्चों? तो ये हैं आपके 5 करनाल में। तो नीलोखेड़ी में आरक्षित है। नीलोखेड़ी क्या है? जो 17 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र उनमें से एक है। और पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना और समालखा, ये किसके हैं? ये पानीपत जिले के विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इनमें जो इसराना है ये आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। ये कौन सा है? आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है इसराना। ठीक है। और नीलोखेड़ी, तो इसमें लर्निंग लाइसेंस के साथ हेलमेट मुफ्त वितरित किया जाएगा। यह योजना फिलहाल सभी विधानसभा के 1,000 युवाओं को हेलमेट वितरित करने की है ताकि लोगों में हेलमेट के लेकर जागरूकता बढ़े। मतलब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक में 1,000 युवकों को जो है वो लर्निंग, जब उनका लाइसेंस बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग, उसके साथ जो है एक फ्री जो हेलमेट है वो दिया जाएगा। ठीक है। तो बच्चों रोहतक आप जानते हो 1 नवंबर 1966 को जो 7 जिले बने उनमें से रोहतक एक है। और बच्चों रोहतक प्रसिद्ध है सोरी मार्केट के लिए। सोरी मार्केट, ध्यान आया कुछ? थोक कपड़े की मार्केट, थोक कपड़े की मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी थोक कपड़े की मार्केट जिसका नाम है सोरी मार्केट। तो वो कहां है बच्चों? तो वो है रोहतक में। इसके अलावा रेवड़ी और गज्जक के लिए प्रसिद्ध है रोहतक। रेवड़ी वह गज्जक के लिए भी प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है। गुरुग्राम तो आप जानते हैं बच्चों, ड्रीम सिटी कहते हैं, सौपन नगरी, अमीर लोगों की नगरी है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक शहर है, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, ठीक है, उन्हीं के नाम पे गुरुग्राम पड़ा।
फिर जो है बाद में गुड़गांव हो गया, अब दोबारा जो इसका नाम बदल के क्या कर दिया, गुरुग्राम कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कॉल सेंटर ऑफ इंडिया, कॉल सेंटर ऑफ इंडिया जो है वो भी कहलाता है बच्चों गुरुग्राम। सिरसा आप जानते हो बच्चों 1 सितंबर 1975 को सिरसा का गठन हुआ था। 1 सितंबर 1975 को जो है सिरसा का गठन हुआ था। सिरसा कब बना था? 1 सितंबर 1975 को। जो कपास के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, सबसे ज्यादा कपास जो सिरसा में होती है। इसके अलावा खट्टे जो फल हैं उनके लिए भी सिरसा जो है वो प्रसिद्ध है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा, उच्चतर शिक्षा विभाग जो हरियाणा है, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा ने बीएससी कंप्यूटर साइंस को किस में मर्ज कर दिया है? तो बच्चों पहले आप जानते हो कि बीएससी जैसे नॉन मेडिकल थी, बीएससी मेडिकल थी, बीएससी एग्रीकल्चर, उसी प्रकार बीएससी कंप्यूटर साइंस जो है अलग स्ट्रीम थी। लेकिन हाल ही में उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा ने बीएससी कंप्यूटर साइंस को मर्ज कर दिया है। किसमें मर्ज कर दिया है यह आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो यह बीएससी नॉन मेडिकल में या बीएससी मेडिकल में या बीएससी एग्रीकल्चर में या उपरोक्त सभी। तो बच्चों उपरोक्त गलत है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। हिंदी के पेपर में कहीं ना कहीं काम आपके आ जाएगा। उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है उपर्युक्त। ऊपरी प्लस उक्त यण संधि का उदाहरण है। ऊपरी प्लस उक्त क्या होता है? उपर्युक्त। तो बच्चों इसको मर्ज किया बीएससी नॉन मेडिकल में, तब ये अलग स्ट्रीम नहीं रही, बल्कि बीएससी नॉन मेडिकल में ही जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसे बच्चे जो है वो चूज कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के इच्छुक विद्यार्थी इस बार इस कोर्स में दाखिला नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा ने प्रदेश के सभी सरकारी या जो सरकारी सहायता प्राप्त है, कोई सभी गवर्नमेंट कॉलेज या जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं या सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, उनसे बीएससी कंप्यूटर साइंस को बीएससी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट में ही मर्ज कर दिया है। अब बीएससी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट में ही यह दोनों विषय कवर होंगे। और ऐसा पहली बार हुआ है बच्चों जब विभाग ने दोनों विषयों को मर्ज करने के बाद एक ही विषय बना दिया हो। ठीक है, अब बीएससी को सिंगल स्ट्रीम बना दिया और इसी के भीतर जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। भाई उसी में कंप्यूटर जो साइंस का सब्जेक्ट है वो एक कॉम्बिनेशन के रूप में होगा, बच्चा जो उसको चूज कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला 100% गोवंश को गौशालाओं में लेने वाला पहला जिला होगा? बच्चों आपको ध्यान होगा अब एक मुहिम चली हुई है, गोवंश संरक्षित हम सुरक्षित, गोवंश संरक्षित हम सुरक्षित। क्योंकि आप जानते हो, आपने पता होगा बच्चों कि बहुत से जो गौवंश हैं, वो जो पशु हैं वो आवारा पशुओं की तरह घूम रहे हैं और सड़कों पर जो है वो घूमते रहते हैं और बहुत से हादसों को जन्म देते हैं, जिससे बहुत से लोगों की मौत भी हुई है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है गोवंश संरक्षित, अगर गोवंश को हम संरक्षित रखेंगे, उनको आवारा नहीं घूमने देंगे, तो हम सुरक्षित, हम भी क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। वो दुर्घटनाएं नहीं होंगी और जो बहुत सी जानें बचाई जा सकेंगी। ठीक है, तो कहता हरियाणा का कौन सा जिला 100% गोवंश को गौशालाओं में लेने वाला पहला जिला होगा? तो ये काम किया बच्चों गुरुग्राम ने। किसने? गुरुग्राम ने। गुड़गांव ने प्राचीन नाम गुड़गांव, उससे पहले नाम गुरुग्राम, अब फिर दोबारा नाम गुरुग्राम। ठीक है, तो बच्चों रोहतक और गुरुग्राम 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था। भिवानी सोनीपत हम पढ़ चुके हैं, 22 दिसंबर 1972 को गठन हुआ था। ठीक है, तो वो गुरुग्राम है बच्चों। गोवंश संरक्षित हम सुरक्षित मुहिम पर फोकस करते हुए गौ सेवा आयोग के ने चरणबद्ध तरीके से हर महीने में 3-4 जिलों की सड़कों को बेसहारा गोवंश से मुक्त करने की रणनीति बनाई है। ठीक है बच्चों, बेसहारा गोवंश को सहारा देने के लिए नई गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन, ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों,
क्योंकि वर्तमान में इन्हें चेयरमैन बनाया गया था। तो क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा गौ सेवा आयोग के जो वर्तमान चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है बच्चों श्रवण कुमार गर्ग। इन्होंने भानीराम मंगला का जो है वो स्थान लिया है। इनसे पहले कौन थे? भानीराम मंगला थे, उनका स्थान जो इन्होंने लिया बच्चों। तो ये सफीदों क्षेत्र से आते हैं। कहां से आते हैं? सफीदों क्षेत्र से आते हैं बच्चों श्रवण कुमार गर्ग। और सफीदों का प्राचीन नाम आप जानते हो, सर्पदमन के नाम से इनको जाना जाता है। प्राचीन नाम क्या था इसका? सफीदों का सर्पदमन। क्योंकि जो राजा परीक्षित थे, राजा परीक्षित, उनके पुत्र जनमेजय, परीक्षित से तो आप परिचित होंगे बच्चों, अर्जुन का पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित, जिसके शासनकाल से ही कल युग का जो है आरंभ माना जाता है। कल युग जो है वो कहां से शुरू हुआ था? राजा परीक्षित के शासनकाल से। तो उनके पुत्र का नाम था जनमेजय, परीक्षित का पुत्र जनमेजय। तो जनमेजय जो है उनके पिता परीक्षित की सांप को काटने से, सांप के काटने से राजा परीक्षित की मौत हुई थी। और उसका बदला लेने के लिए जनमेजय ने एक सर्प दमन यज्ञ करवाया था। सर्पों का दमन करने के, सर्पों का नाश करने के लिए वो यज्ञ करवाया था बच्चों। ठीक है, इसलिए इस स्थान का नाम जो है क्या पड़ा? सर्प दमन। और जो बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया? सफीदों। इन्होंने सड़कों पर भटकते बेसहारा गोवंश से हादसे पर चिंता जताते हुए बेसहारा गोवंश को गौशालाओं में शरण देकर उनके भरण पोषण की व्यवस्था करने की पहल शुरू कर दी है। और इस पहल के तहत गुड़गांव जिला 100% गोवंश को गौशालाओं में लेने वाला हरियाणा का पहला जिला बना है। तो बच्चों आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? हरियाणा गोवंश संरक्षण जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? मौजूदा समय में प्रदेश में करीब 650 गौशालाएं हैं, जिनमें लगभग 3.25 लाख गोवंश है। सड़कों पर 50 से 60 हजार गोवंश है। तो इनको जब चरणबद्ध तरीके से जो है धीरे धीरे गौशालाओं में जो एडजस्ट किया जाएगा। सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 2 साल में 241 लोगों की मौत जो है वो सड़कों पर भटकते गोवंश के कारण हुए हादसों में हुई है। तो इसीलिए बच्चों गोवंश संरक्षित हम सुरक्षित जो है मुहिम छेड़ी गई है। तो मैंने आपसे पूछा था बच्चों हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम यह संशोधित है वैसे तो कब हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था 19 नवंबर 2015 को। कब लागू हुआ? 19 नवंबर 2015 को। तो ये हरियाणा गोवंश संरक्षण जो अधिनियम है ये 2015 जो है ये आया था। इसके तहत जो है गोवंश हत्या पे जो पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसे मिनिमम 3 साल की और मैक्सिमम 10 साल की सजा हो सकती है। और उस पर मिनिमम 30,000 का और मैक्सिमम 1 लाख का जुर्माना जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप कहां स्थापित किया जाएगा? भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो है वो कहां स्थापित किया जाएगा? थानेसर में या ज्योतिसर में या ब्रह्म सरोवर में या अमीन में? भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो है वो कहां स्थापित किया जाएगा? तो बच्चों वो स्थापित किया जाएगा ज्योतिसर में। क्योंकि बच्चों आप जानते हो ज्योतिसर वो स्थान है, ज्योतिसर वही स्थान है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया था? ज्योतिसर में। ज्योति मतलब प्रकाश और सर मतलब सरोवर यानी कि तालाब, मतलब इसके किनारे जो भगवान श्री कृष्ण ने और वट वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष था? वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, बरगद का पेड़ बच्चों
जो आज भी सुरक्षित है, उसके नीचे जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो गीता की जो स्थली है वो ज्योतिसर है। कुरुक्षेत्र को भी हम कहते हैं क्योंकि ज्योतिसर किसके अंतर्गत आता है? कुरुक्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा बच्चों यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप जो है, जिसको विश्व रूप भी कहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहीं पे दिखाया था। तो इसी स्थान पे अब क्या किया जा रहा है? इसी स्थान पे जो है भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो है वो स्थापित किया जाएगा बच्चों। ठीक है, गीता स्थली ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो स्थापित किया जाएगा। लागत जो इस पे 10 करोड़ रुपए आएगी। इसकी कुल ऊंचाई बच्चों 54 फीट होगी। कुल ऊंचाई 54 फीट होगी। ठीक है, जिसमें से विराट स्वरूप की ऊंचाई 42 फीट और 12 फीट ऊंचे स्टेज पर इसको स्थापित किया जाएगा। जो विराट स्वरूप है उसकी ऊंचाई होगी 42 फीट, तो उसी की ऊंचाई है, और 12 फीट ऊंचे स्टेज पर उसको जो है वो स्थापित किया जाएगा। और इसका वास्तुकार कौन है? राम सुतार कंपनी। बच्चों राम सुतार कंपनी जो है वो इसकी वास्तुकार है, वो इसको बनाने वाली है। ध्यान होगा बच्चों, राम सुतार जो कंपनी है ये वही कंपनी है जिसने जो है वो कृष्ण अर्जुन जो रथ था उसकी स्थापना की थी। इसके अलावा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते हो बच्चों किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। हमारे जो पहले उप प्रधानमंत्री थे, जिन्हें जो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, जो भारत का बिस्मारक कहलाता है, उनसे संबंधित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो भी इसी राम सुतार कंपनी जो है उसने डिजाइन की थी। और इसके वास्तुकार भी कौन है? वो कृष्ण के विराट स्वरूप के भी राम सुतार कंपनी। अब हालांकि जो है उनके सुपुत्र अनिल जो है इस कंपनी को संभालते हैं। इसी कंपनी ने पवित्र ब्रह्म सरोवर पर श्री कृष्ण अर्जुन रथ बनाया था। ठीक है, श्री कृष्ण अर्जुन रथ जो है आपको पता होगा बच्चों, ये 2.5 करोड़ की लागत से बना था। इसकी जो बेस से जो ऊंचाई थी 20 फुट ऊंचाई थी। पहले के क्वेश्चन में, पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सारी बात। ठीक है, और ये भी कांस्य का था। कृष्ण अर्जुन जो रथ है वो कांस्य का था। 2.5 करोड़ की लागत से 20 फुट जो इसकी क्या थी बच्चों? ऊंचाई थी। श्री कृष्ण का विराट रूप जो है वो भी कांस्य का होगा। किसका होगा? कांस्य का होगा बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां एक थीम पार्क जो बनाया जा रहा है, ज्योतिसर में एक थीम पार्क बन रहा है बच्चों 100 करोड़ की लागत से। थीम पार्क बनाया जा रहा है ज्योतिसर में। कृष्ण सर्किट से 32 करोड़ रुपए मिले हैं और प्रदेश सरकार से 16.5 करोड़ रुपए इनको मिले हैं। तो थीम पार्क का निर्माण लगभग 22 एकड़ में चल रहा है और इसमें महाभारत का पूरा वर्णन होगा। क्या होगा? महाभारत का पूरा वर्णन होगा। बच्चों पीछे वीडियो में आपने पढ़ा था इस्कॉन का भव्य मंदिर, ध्यान आया कुछ? इस्कॉन का जो भव्य रथ रूपी कृष्ण अर्जुन मंदिर, ठीक है, वो भी यही स्थापित जो है वो किया गया है। जिसका आपको ध्यान होगा, जिसमें कहा था जो घोड़े, कितने घोड़े? 4 घोड़े जो जोते जाएंगे वो कहां से आएंगे? पहले वो कहां बनने थे? चीन में, लेकिन अब वो कहां से आएंगे? इंडोनेशिया से, क्योंकि चीन के साथ जो है आप जानते बच्चों काफी तनातनी जो है वो चीन के साथ चली हुई है। तो अब वो कहां बनाए जाएंगे? इंडोनेशिया से आएंगे बच्चों। और एक घोड़े की जो कीमत है वो 80 से 90 लाख रुपए होगी। और अगर हम बात करें 41 फीट लंबा और 34 फीट जो है वो ऊंचा होगा। प्रत्येक घोड़ा जो है 41 फीट लंबा और 34 फीट जो है ऊंचा होगा। ठीक है, और ये जो इस्कॉन का भव्य रथ रूपी कृष्ण अर्जुन मंदिर है ये 200 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों गीता मंदिर जो कि सबसे ऊंचा जो मंदिर 18 मंजिला है, जिसे किस पे की तर्ज पे बनाया गया है? तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उसकी तर्ज पे। इसके अलावा भारत माता का मंदिर जो है वो भी जो है कहां स्थित है? वो कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। इनके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये कुछ वन लाइनर है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस को हम जो है वो वन लाइनर के रूप में जो है
वो कवर करेंगे, क्योंकि पीछे का जो सारा मैटर है बच्चों वो हमने पीछे 7 महीने का भी साथ में कवर करना है। तो जो क्वेश्चन ज्यादा डिटेल से करवाने के होंगे वो जो है आपको ऑप्शनल मिलेंगे, और बाकी जो वन लाइनर भी साथ में स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा, आप जानते हैं बच्चों हमारे वर्तमान में जो मुख्य सचिव जो है वो कौन है, वो है केसनी आनंद अरोड़ा। तो यहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बच्चों, पहले ही पूछा था, हरियाणा के पहले मुख्य सचिव कौन थे? पहले मुख्य सचिव जो है वो कौन थे, और पहली मुख्य सचिव कौन थी? पहले भी हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा के पहले मुख्य सचिव कौन थे और पहली मुख्य सचिव जो है वो कौन थी? तो पहले मुख्य सचिव थे बच्चों स्वरूप कृष्ण। कौन थे? श्री स्वरूप कृष्ण, ठीक है। और पहली मुख्य सचिव हम कह सकते हैं पहली महिला मुख्य सचिव बच्चों वो श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी। वो कौन थी? श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी। तो बच्चों आपको एक बात और यहां बता देता हूं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं दोनों बात, कि पहले मुख्य सचिव स्वरूप कृष्ण और पहली मुख्य सचिव श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी। तो बच्चों ये जो वर्तमान में मुख्य सचिव है केसनी आनंद अरोड़ा, तो ये इन्हीं श्रीमती मीनाक्षी आनंद की बहन है। मीनाक्षी आनंद की बहन है बच्चों। ये 3 बहनें जो हैं वो हरियाणा की मुख्य सचिव रह चुकी हैं। 3 बहनें, एक तो उनमें श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी थी, एक उर्वशी गुलाटी, उर्वशी गुलाटी, और तीसरी बच्चों केसनी आनंद अरोड़ा, केसनी आनंद अरोड़ा। ये तीनों जो हैं ये तीनों बहनें हैं। ये तीनों क्या हैं? तो बच्चों ये तीनों जो है बहन हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। पहले मुख्य सचिव हमारे हरियाणा के स्वरूप कृष्ण, पहली मुख्य सचिव श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी, और वर्तमान में मुख्य सचिव है केसनी आनंद अरोड़ा। तो ये तीनों जो है वो सगी बहन है, श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी, उर्वशी गुलाटी और केसनी आनंद अरोड़ा। ये तीनों की तीनों जो हरियाणा की मुख्य सचिव रह चुकी हैं। वैसे अब तक शायद ये 33वीं मुख्य सचिव है, तो 5 महिला मुख्य सचिव रही हैं, 5 महिला मुख्य सचिव रही हैं। उनमें 3 तो ये, एक प्रोमिला ईश्वर, प्रोमिला ईश्वर, ठीक है। 3 तो होगी श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी, उर्वशी गुलाटी, केसनी आनंद अरोड़ा, और चौथी है प्रोमिला ईश्वर, और 5वीं है शकुंतला जाखू, शकुंतला जाखू। ये 5 जो है हरियाणा की महिला मुख्य सचिव रही है। तो क्या बात थी देखिए, मुख्य सचिव केसरी आनंद अरोड़ा ने विभाग का अध्यक्षों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट को सितंबर के अंत तक 100% करने के निर्देश दिए हैं। क्यों बच्चों? हाल ही में हरियाणा की जो बड़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस हुई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, हरियाणा पहले 3रे स्थान पर था बच्चों, और वर्तमान में कौन से स्थान पे? 13 स्थान फिसल के 16वें स्थान पे पहुंच गया। तो बड़ी निराशाजनक जो परफॉर्मेंस हरियाणा की रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। तो इसको दोबारा सुधार हो, इसके लिए मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा ने विभागाध्यक्षों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट को सितंबर के अंत तक 100% करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में क्या हो? सुधार हो। इसके अलावा बच्चों एक हम युवा क्लबों की स्थापना जो है उससे संबंधित बात है कि हरियाणा खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा प्रदेश के सभी गांवों में युवा क्लबों की स्थापना के निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी गांवों में युवा क्लबों की स्थापना की जाए। जिन गांवों में पहले से नहीं है वहां नए युवा क्लब स्थापित हों, और जिनमें पहले से हैं उनको पुनः जागृत किया जाए, ठीक है। और प्रत्येक क्लब में 10 से 15 सदस्य होंगे, प्रत्येक युवा क्लब में 10 से 15 सदस्य होंगे। तो ऐसे सदस्य ढूंढना जो समाज हित में समाज सेवा कर सकें,
अगर जरूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जरूरत पड़े तो स्टेट लेवल पर, इवन राष्ट्र लेवल पर भी जो सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, ऐसे 10 से 15 जो सदस्य हैं वो शामिल किए जाएंगे बच्चों। और हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है बच्चों, आप बहुत बार बता चुके हो, बहुत बार पढ़ चुके हो, श्री संदीप सिंह या सरदार संदीप सिंह, पेहुआ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उपनाम है फलीकर सिंह, उपनाम क्या है इनका, फलीकर सिंह। किस खेल से संबंध है, हॉकी खेल से संबंध रखते हैं, किससे, हॉकी से संबंध रखते हैं बच्चों, ठीक है। पेहुआ जिसका प्राचीन नाम था बच्चों पृथुदक, विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी कक्षा। बच्चों इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके अलावा कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में। एक बात और बच्चों, पीडीएफ वाली बात फिर बता देता हूं, पीडीएफ जो है वो डलनी शुरू हो गई है। तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, केसी पब्लिकेशंस। इसके अलावा कृष्णा क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, क्विज भी चलती है बच्चों, और हरियाणा जीके करंट की जो है स्पेशल क्विज भी हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाइए। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।